हो गई। मैंने कहा ये देवी होगी स्टार्ट। मैंने कहा ये देवी जी क्यों नहीं बोली अभी तक। अरे अरे अरे, मेरी मम्मी आ गई, आने वाली है ऊपर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम इकोसिस्टम में बायोजियो केमिकल साइकिल कर रहे थे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे। ओ भाई, इकोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है तुम्हारी। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लेते? ये पढ़ लिया था यार हमने, इतना सारा तो देख लिया और जान लोगे। ओके। बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होती है भाई? बायोजियो केमिकल साइकिल बेसिक तो बताया था। मौन व्रत खेल रहे क्या हम सब? बता दो, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। बायोजियो केमिकल साइकिल, अरे इसका वर्ड क्या था? इस वर्ड का मतलब क्या था? बायोजियो केमिकल कुछ तो बताया होगा मैंने। ब्रेक कर लो ना, बायो को ब्रेक करो, जियो को ब्रेक करो, केमिकल को ब्रेक करो, साइकिल को ब्रेक कर लो। हाँ जी, बोलो। भूल के आते हो बहुत अच्छे से। बायो लिविंग हम्म। एंड जियो अर्थ हम्म। एंड केमिकल रिएक्शंस। हम्म। साइकिल में जहाँ से स्टार्ट हो वहीं खत्म। हाँ, वैसे तो कलेक्टिव बहुत अच्छे से याद है, नाइस। बायोजियो केमिकल साइकिल में जो हमें अर्थ पे बेसिकली, मतलब हम सॉइल के अंदर भी कह सकते हैं और हम एटमॉस्फेयर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो पूरे हमारे ग्लोब में जो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो लिविंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं। मतलब अर्थ है, ये रहा उसका एटमॉस्फेयर, ये रही सॉइल, ये रहा एटमॉस्फेयर, और ये रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बॉब या फिर प्लांट कह लो। तो जो ये एलिमेंट है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो इन्हीं के बीच में घूम रहे हैं बार 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 बार। तो इन जो घूमते हुए एलिमेंट्स है ना, इनके बारे में हमको स्टडी करनी है बायोजियो केमिकल साइकिल्स के अंदर। कौन कौन सी साइकिल हमने पढ़नी है ओवरऑल फॉर नीट एंड स्कूल? कौन कौन सी? 11th में कौन कौन सी पढ़ी थी? सबने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। कौन सी साइकिल 11th में पढ़ी थी? कोई नाइट्रोजन। एलिमेंट? नाइट्रोजन। वेरी गुड, नाइट्रोजन। ओके। कल हम बात करते करते रुक गए थे कार्बन की। कौन सी सबसे पहली गैसेस थी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बनी थी ड्यूरिंग द, जब हम लोग इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, जब अर्थ बनी थी तो पहली दो कौन सी गैसेस थी जो फॉर्म हुई थी अर्थ के सरफेस पे? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रखनी है। और हमें कुछ ऐसी साइकिल पढ़नी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीपी के मॉलिक्यूल में कौन सा एक एलिमेंट आता है? फॉस्फोर। फॉस्फेट टाइप, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पढ़नी है। और एक और साइकिल होती है सल्फर। इस चैप्टर में हमें कौन सी पढ़नी है? इस चैप्टर में हमको पढ़नी है कार्बन एंड फॉस्फोरस, राइट? गुड इवनिंग शाइना। ठीक है, तो हमें पढ़नी है कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल पढ़नी है। नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट 11th का चैप्टर जब आएगा। कौन से चैप्टर में है नाइट्रोजन साइकिल 11th में भी, पता है किसी को? मैम 11th चैप्टर में क्या नाम है चैप्टर का? मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स में लास्ट में आके आती है। सही बोल रही है? कोई सही और गलत तब बताएगा ना, किसी को नॉलेज भी बात क्या हो रही है यहाँ पे, है ना? नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में नाइट्रोजन साइकिल बिना कुछ पढ़े भी सीधा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ के जानी चाहिए, एक क्वेश्चन आता है उससे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई एलिमेंट, लेट्स से ये येलो कलर का एलिमेंट है, कोई भी है, कार्बन इमेजिन कर लो, और ये घूम के यहीं पर आके थम गया। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे जाके वो खत्म हो गया। उसकी जिंदगी का सफर जो है वो ऐसे ही घूमा है। हम उसकी जिंदगी की बात करें किसी भी एलिमेंट की, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो कार्बन यहाँ चला था और घूम के वापस वहीं आ गया। ठीक है, तो अगर कार्बन ऐसे घूम रहा है, सबसे पहले कार्बन इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आया कैसे? तो कार्बन इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कहाँ से आ रहा है, उसको हम कहते हैं इनपुट।
ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं इनपुट की, कि इनपुट का मतलब है कि जिस भी एलिमेंट को तुम पढ़ने वाले हो जैसे कार्बन, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा कैसे, वो इनपुट है। ठीक है, इंटरनल साइक्लिंग का मतलब है वो जो साइक्लिक रास्ते पे चल रहा है ना कार्बन, तो अपने दिमाग में कार्बन इमेजिन कर लो, वो साइकिल के रास्ते पे से चल रहा है गोल गोल, तो ये जो पूरा चलने का प्रोसेस है ना, इसे इंटरनल साइक्लिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी प्रोसेस आएंगे, अभी तुम अपने दिमाग में क्लियर रखना। और आउटपुट का मतलब है कि जब वो यहाँ पे पहुंच गया ना बेटे, जब वो चल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ बाहर भी रिलीज होगा। कुछ ऐसा सिर्फ एक कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं घूम रहा, बहुत सारे कार्बन घूम रहे हैं, तो कुछ कार्बन ऐसे भी होंगे जो लॉस्ट हो जाएंगे साइकिल से। जैसे इमेजिन कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहले कितने मॉलिक्यूल थे, लेट से ग्रीन से बना रही हूँ मैं, कि लेट से स्टार्टिंग में कितने कार्बन थे, हमारे पास 100 कार्बन थे, लेकिन एक सर्कल पूरा होने के बाद हमारे पास हमने देखा कि फिनिश लाइन तक सिर्फ 90 कार्बन पहुंचे, तो ये 10 कार्बन कहाँ गए, बीच बीच में 10 कार्बन इस साइकिल से बाहर चले गए, बीच बीच में बाहर जाते रहे। ठीक है, तो ये जो बाहर चले गए ना साइकिल से, हम इनको कहते हैं आउटपुट। ओके, तो ये आउटपुट होते हैं, राइट, इतनी सी बात क्लियर। यस मैम। कुछ बाहर चले गए ना जो साइक्लिक प्रोसेस से, वो कुछ वापस अंदर भी आ जाएंगे, और कुछ होंगे जो अब वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसे चलेगा। अब इसको पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इनपुट आउटपुट के ऊपर ना एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जो बहुत अच्छे से समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, मैं इसलिए इसको बहुत ज्यादा खोल के बता रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी से समझ नहीं आता। तो अब जब तुम एनसीईआरटी के ऊपर छोटा सा पैरा पढ़ोगे ना, तो तुमको समझ अच्छे से आ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, वहां पे थोड़ा अजीब लिखा है। ठीक है, इनपुट का मतलब है इफ अ साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट कंटिन्यू, so there must be some input of the nutrient by which nutrients enter into the cycle। वही बात है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट है जैसे कार्बन है, और वो साइक्लिक फॉर्म में घूम रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है, अगर ये साइक्लिक फॉर्म में घूमता चला जा रहा है यार, इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी तो इसके अंदर घुसा होगा ना, जब ये इसके अंदर एंटर हुआ उसको हम कहेंगे इनपुट। अब ये इनपुट हुआ कैसे, सोर्स क्या है कार्बन का, तो नेचर में कार्बन का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है कार्बन, अर्थ पे कार्बन आया कहाँ से, जादू तो लेके आया नहीं था, तो अर्थ पे कार्बन कहाँ से आया। अरे, सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी पुराने जमाने में, जब नई नई आई थी, आजादी से कोयले पहले, कोयले से, कोयला, कोयला कार्बन में रिच होता है, कोल से, वेदरिंग ऑफ रॉक से, तो जो रॉक्स होते हैं उनमें कार्बन होता है, जो कोल होता है उसमें कार्बन होता है, कार्बन का रिच सोर्स है कोल, तभी तो उसको जला के कार्बन रिलीज करते हैं। ठीक है, सो वेदरिंग ऑफ रॉक जैसे प्रोसेसेस भी रिलीज करते हैं कार्बन को, फॉस्फोरस भी रिलीज करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स रिलीज करते हैं, पर कार्बन का सोर्स होता है जो कोल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। कैसे बनता है ये कोल एंड पेट्रोलियम, कोल कैसे बनता है, fossil से फॉसिल कैसे बनते हैं, dead and decay, dead and remain plants डेड, or animals. हाँ, जो प्लांट डेड बॉडी होती है ना, प्लांट की डेड बॉडी, वो जैसे मान लो सारे डायनासोर मर गए, सारे डायनासोर मर गए, उसके ऊपर नई लेयर ऑफ सॉइल आई होगी, है ना, फिर उसके ऊपर हम भी रह रहे हैं, फिर नई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे, जैसे डायनासोर के मरने के बाद एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे, अगर तुम्हें जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद है, तो एक नई लेयर ऑफ मिट्टी आ गई है, क्योंकि ये तो सालों का प्रोसेस है ना, हजारों सालों का, फिर उसके बाद नए ऑर्गेनिज्म आए, फिर वो मरे, फिर उसके ऊपर नई मिट्टी आई, अब तुम देखो डायनासोर नीचे रह गए, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आती चली जा रही है, उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तुम और मैं भी अभी इस टाइम बैठे हैं अपनी जगह पे, तो हम धरती पे प्रेशर तो डाल रहे हैं ना, तो जो नीचे ये जो डेड बॉडीज थी, ये सिर्फ इनकी डिकम्पोजिशन नहीं हुई है, ये सड़ गई है, और ये बहुत अंदर प्रेशर की है, तो जब डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर होती है ना, तब उनसे बन जाता है फॉसिल। तो फॉसिल होते क्या है, डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर होती है, वो इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर होती है कि वो कट्ठी कट्ठी होते हुए एक हार्ड सब्सटेंस बन जाती है। तो प्लांट की बॉडी को हम कहते हैं कि जब वो मरने के बाद बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होती है, तो वो बनाती है कोल। पेट्रोलियम हम जनरली कहते हैं एनिमल बॉडी से बनता है, पर ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कोल एंड पेट्रोलियम थोड़ा सा मिक्स होता है, हमें इसे अलग करना पड़ता है। तो डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल जब बहुत प्रेशर के अंदर होती है, तब वो फॉसिल बनाती है, और उन फॉसिल से हम लोगों को मोस्टली ये जितने न्यूट्रिएंट्स है वो आराम से मिलते हैं, राइट। और कार्बन सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट है जो हमें कोल से मिलता है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मेक्स द नाइट्रोजन यूजेबल फॉर टू एंटर इनटू द प्लांट। तो ये रैंडम 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो इनपुट की जो डेफिनेशन है वो ये है, इसको लिखो, उसके बाद ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लो, चाहे इसको एक्स्ट्रा में लिख लो, लेकिन लिख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन था। फॉस्फोरस साइकिल में इस पॉइंट की बात करेंगे, और नाइट्रोजन साइकिल में इसकी बात करेंगे, इसे नोट कर लो।
एनिमल डेड बॉडी, इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया। अभी भी हम लोग बैठे बैठे कोल एंड पेट्रोलियम तो बना ही रहे हैं, फॉसिल्स। बट दिक्कत ये है कि जितना टाइम उनको बनने में लगता है उससे ज़्यादा इजीली हम उसको धरती से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। तो ये दिक्कत है कि उनकी कमी होने लग गई है अब धरती के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने उसको यूज़ जो कर लिया ज़्यादा। निकालने में हमको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, एक हफ्ते में तुम कितना सारा निकाल सकते हो एनर्जी यूज़ करने के लिए, लेकिन उसको बनने में सालों साल लग गए, है ना। जल्दी से इन्वायरमेंट से ख़त्म हो रहा है। डन, ये मैम। शाबाश, मैम। लेट्स गो। ये मैम। ओके, इंटरनल साइक्लिंग का क्या मतलब है? सिंपल डेफिनेशन, soil serve the main medium, it get nutrient from environment like death of a living organisms and rain. The soil nutrient enter into the plant and enter into each trophic level. तो इंटरनल साइक्लिंग का वो मतलब बोल रहे हैं कि मान लो, इसको इमेजिन करना जरा, मान लो एक प्लॉट है, एक छोटा सा प्लॉट है, एक छोटा सा खेत है। किसका खेत है? लेट्स से हेमराज का खेत है, ठीक है। हेमराज का अपना खेत है, तो एक खेत एक इकोसिस्टम, मैं बोल सकती हूँ एक खेत को इकोसिस्टम, यो मैम। है ना। तो ये इसका इकोसिस्टम है ना। तो इसका इकोसिस्टम, अब इसके पास सॉइल है, राइट। अब इसकी सॉइल जो है, इसकी मिट्टी है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे? कि यहाँ पे जितने भी, लेट्स से इसका छोटा सा प्लॉट है, चलो हम इसे कहते हैं कि छोटा सा जंगल सा है, यहाँ पे लिटिल फॉरेस्ट, अपना फॉरेस्ट है भाई। देख लो भाई, हेमराज बहुत ज्यादा रिच है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका अपना एक छोटा सा फॉरेस्ट है, यहाँ पे सॉइल है। अब यहाँ पे जब भी प्लांट मरेंगे तो वो मिट्टी में घुल जाएंगे, डिकम्पोजिशन होगी, तो मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। कैसे न्यूट्रिएंट रिच होगी? डिकम्पोजिशन में ऐसा क्या होता है, क्या बनता है जो मिट्टी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच बना देता है? ह्यूमस। ह्यूमस बनते हैं, वेरी गुड। और न्यूट्रिएंट कैसे आएंगे? बारिश की बूंदों के साथ। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों में भी न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन बारिश की बूंदों के साथ धरती पे आती है, नाइट्रोजन का मेन सोर्स तो एयर ही है, तो न्यूट्रिएंट ऐसे धरती पे आएंगे, ठीक है। तो इसी के इकोसिस्टम में सॉइल पे आ रहे हैं, फिर सॉइल से वो प्लांट्स में जा रहे हैं, फिर प्लांट के मरने से दोबारा सॉइल में आ जाते हैं। तो एक तरीके से ये साइकिल से इनके बीच में चलती चली जा रही है। तो इसको मैं कह सकती हूँ इंटरनल साइक्लिंग। इंटरनल साइक्लिंग का मतलब है कि न्यूट्रिएंट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मैं पढ़ रही हूँ कि उसी एरिया के अंदर वो आ भी रहे हैं और यूज भी हो रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर से यूज हो रहे हैं। समझ आई? यो मैम। Yes. तो इसको लिख लो। बहुत इनडायरेक्ट वे में यहाँ इंटरनल साइक्लिंग लिखा है, पर ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में। ये देखो, सॉइल मीडियम सर्व करती है एज ए सोर्स ऑफ मीडियम। ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से भी इसे न्यूट्रिएंट मिल रहा है और बारिश से भी मिल रहा है। ये न्यूट्रिएंट प्लांट में एंटर करते हैं और उसके बाद हर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, फिर दोबारा से सॉइल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो घूम फिर के वहीं हो रही है। सेम प्रोसेस है, बस एक एक एरिया मेंशन कर लेना, तो मैं उसको इंटरनल साइक्लिंग बोलूंगी। डन। डन। प्रीवियस, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रिवाइज करेंगे। अभी थोड़े से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे ऐड करने हैं, फिर मैं वो वाली जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दूंगी, तो बाकी के प्रीवियस ईयर वहां से कर लेना। एटलीस्ट आज 15 क्वेश्चन तो करके जाएंगे। चलो, आउटपुट, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम कैन अकर। अच्छा, अबे बा बताओ, ये है इसका हेमराज का अपना फॉरेस्ट, छोटा सा इकोसिस्टम, बहुत बड़ा नहीं है। मुझे बताओ कि इसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है, जैसे बहुत सारा कार्बन है इसके पास, यहाँ पर बहुत सारा नाइट्रोजन है इसके पास, बहुत सारा फॉस्फोरस है, ठीक है। ये कैसे जा सकता है इस इकोसिस्टम से बाहर? लॉस कैसे हो सकता है इनका इस इकोसिस्टम से? कोई गैस? कोई, हम लोग पढ़ते नहीं हो क्या, बचपन से हैं? सोचो तुम्हारे घर में 10 दिनों से सफाई नहीं हुई है, ठीक है, तो अगर 10 दिनों से सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? घर पे कैसा माहौल होगा, क्या होगा? धूल मिट्टी और ज्यादा पड़ जाएंगे। धूल मिट्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुझे धूल मिट्टी बाहर निकालनी है, तो कैसे निकालेगी? झाड़ू से। और और
पोछा। पोचे से पानी वानी डाल के निकाल देगी बाहर, चली जाएगी मिट्टी बाहर। वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा। अगर सॉइल के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है तो बारिश के पानी से बारिश से सॉइल इरोजन होके, यस सॉइल इरोजन क्या होता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन? बारिश में मिट्टी का बह जाना। हाँ पानी में, बारिश मत बोल बेटा, बाढ़ भी हो सकती है ना, समुद्री इलाकों से बाढ़ भी आ सकती है। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है लॉस ऑफ सॉइल, लॉस ऑफ सॉइल, सिंपल, दैट इज सॉइल इरोजन। किसी भी रीजन से हो लेकिन लॉस ऑफ सॉइल हो रहा है ना, हम उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉइल को बनने में बहुत टाइम लगता है लेकिन जल्दी से जा सकती है। तो आउटपुट क्या हुआ कि कोई भी न्यूट्रिएंट है वो किसी भी इकोसिस्टम से बाहर चला गया। ठीक है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम इसलिए यहाँ वर्ड है, तो तुमको ना पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे ध्यान देना है यहाँ पे, अगर तुम समझना चाहते हो ये क्या बात कर रहा है। पर्टिकुलर इकोसिस्टम जैसे हेमराज का खेत, वहां पे हो गए न्यूट्रिएंट्स का लॉस। तो लॉस कैसे होगा, बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन। अच्छा यहाँ पे विजय का खेत बनाया था, चलो कोई बात नहीं। लाइक एग्रीकल्चर लैंड ऑफ विजय, इफ इट फेसेस सॉइल इरोजन देन न्यूट्रिएंट विल एक्सिट इट्स क्रॉपलैंड, राइट। सो सॉइल इरोजन की वजह से आउटपुट हो सकता है। मान लो वहां पे कंस्ट्रक्शन करने लग गए हम, ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन करने लगे तब भी सॉइल इरोजन हो सकता है। और मान लो ऐसा भी होता है जैसे कहीं पे कोई फंक्शन होता है, मेले वगैरह लगते हैं, तो वहां पे वो नीचे ना रेड कलर की मिट्टी डालते हैं। रेड कलर की मिट्टी ना आयरन रिच होती है, तो वो जल्दी से ना धूल की तरह नहीं उड़ती। जैसे अब तुम मिट्टी पे ना जंप करो, धूल से उड़ते हो ऊपर, तुम रेड कलर की मिट्टी के ऊपर जंप करना, वो कम धूल उड़ाती है। तो इस तरीके के अगर गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं ना, तो वहां पे भी रेड कलर की मिट्टी डालते हैं। वो जो रेड वाली मिट्टी है वो बड़ी खाद्य है, तो कहीं से तो लेकर आए होंगे ना, तो जहां से वो लेकर आ रहे हैं वहां पे तो न्यूट्रिएंट का आउटपुट हो गया ना उस लैंड से। सोचो उसने विजय के लैंड से वो रेड कलर की मिट्टी लाके उन्होंने इस फंक्शन के लिए डाल दिया, कोई यहाँ पे सेलिब्रेशंस होनी थी किसी पार्क में, तो वो विजय का जो खेत था वहां पे हो गया आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट का सिंपली मीनिंग है कि तुमने वहां से न्यूट्रिएंट निकाल दिया। नेचुरली हुआ है जनरली, क्योंकि हम नेचुरल साइकिल की बात करते हैं, पर आर्टिफिशियली भी हो सकता है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, that when if no such thing occur, कोई आउटपुट नहीं हो रहा, तब इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन विजेस लैंड विल बी, सोचो सॉइल इरोजन जैसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इनपुट और आउटपुट का लेवल कैसा रहेगा? ए टीम बॉयज की है, बी टीम गर्ल्स की है? और नहीं, ए टीम तो गर्ल्स की होती है। बताओ भाई क्या लगता है? कोई सॉइल इरोजन नहीं हो रहा, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का इनपुट और आउटपुट का लेवल क्या होगा? कौन सा ज्यादा होगा, मैम कौन सा इनपुट कम होगा? इनपुट ज्यादा हो जाएगी और आउटपुट कम हो जाएगी। इनपुट ज्यादा हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी। और कुछ? It will remain the same. आउटपुट होगी नहीं और इनपुट हो जाएगी। ओके, लड़की ने क्या बोला? मैम आउटपुट होगा ही नहीं और इनपुट होगा। ओके, आउटपुट नहीं होगा, इनपुट हो जाएगा। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को यहीं होल्ड करते हैं, वापस आएंगे, थोड़ा सा न्यूटन साइकिल पढ़ाती हूँ, फिर देखती हूँ शायद तब आएगा तुम्हें आंसर। याद रखना है क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बाई चांस अब भूल गई तो। चलो, बायोलॉजी को जियोकेमिकल साइकिल में 2 पॉइंट बताए थे, कोई बता सकता है क्या समझाया था इसमें? गैसेस में से होता है लाइक जो साइकिल होगा उसमें जो स्टेज आएगी वो गैस स्टेज भी आएगी, बट ऑन द अदर सेडिमेंट्री में होगी जो गैस स्टेज में नहीं जाएगी, गैसेस साइकिल उसका सॉइल पे रहेगा। हाँ मतलब जो न्यूट्रिएंट है, जिस भी न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, वो एक बार गैसीय स्टेट में जरूर एंटर करेगा, मतलब गैस के फॉर्म में वो जरूर एटमॉस्फेयर में मिलेगा। लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल हम किसको कहते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल का सिंपली मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट है वो साइक्लिक प्रोसेस में घूम तो रहा है नेचर में, ठीक है, लेकिन लिविंग नॉन लिविंग के बीच में वो घूम रहा है, लेकिन वो कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं जाएगा। तो सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है फॉस्फोरस एंड सल्फर, और गैसियस का है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये कभी भूलना मत, इस पे सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आगे। मैम कार्बन साइकिल, अब इसका डेटा इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में 29% है, ओशियन में लगभग 71% है। डेटा वेरी करता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमें इससे एक चीज पता चल गई कि ज्यादा कार्बन कहाँ अवेलेबल है? ओशियन। ओशियंस में ज्यादा कार्बन है, राइट। इस वजह से हम कहते हैं ना, वहाँ की प्रोडक्टिविटी की भी हमने एक बार बात की थी, याद है तुमको, कि ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है, क्योंकि विजय चीख चीख के हर बार बताता है कि उसमें कार्बन ज्यादा है, उसमें कार्बन ज्यादा है। ठीक
ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, उनमें कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो एटमॉस्फेयर में 29% है, अगर हम इस सेंस में बात कर रहे हैं। नहीं तो हम तुम जर्नली सुनोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिकली कितनी एटमॉस्फेयर में, 0.03%। इसका 0.04% कर दो और हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, इतनी कम कैसे एटमॉस्फेयर में? कौन ले लेता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट प्लांट्स ले लेते हैं, राइट? वेरी गुड। फॉर व्हाट? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं प्लांट्स। फर्क क्या होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में? बोलो, ये वो एरर है जो सबको होते हैं पर वो कभी पूछते नहीं है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? मैम रेस्पिरेशन में दूसरे में ब्रेक डाउन होता है, हाँ, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना। प्रोडक्शन बनाना, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ फूड। और रेस्पिरेशन क्या होता है? खाना तोड़ना, डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्यों? टू रिलीज एनर्जी। ये फर्क है बेसिक, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो खाना बनाने के लिए लेते हैं, तभी तो हम पढ़ते हैं CO2 प्लस H2O C6H12O6, ठीक है? तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करो, कोई बात नहीं। चलो, ये डेटा याद कर लेना और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का साइड में एक बार लिख लेना। ये बड़ी कॉमन सी वो है, एरर हो जाता है। अभी जब हम प्लांट फिजियो पढ़ेंगे ना, तो तुमको रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का फर्क बहुत अच्छे से पता चलेगा। वहां पे हम बहुत अच्छे से करेंगे, फिर कभी भूलेगा नहीं। और इससे बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? अब एक पॉइंट याद रखना, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पता है क्या होते हैं? बड़े खूबसूरत से पत्थर होते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स है जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन है। तो अगर कोई पूछ ले द रिच सोर्स ऑफ कार्बन, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा कार्बन किस फॉर्म में पाई जाती है, तो वो लाइमस्टोन के फॉर्म में अवेलेबल है कार्बन, ठीक है? ये पानी के अंदर भी प्रेजेंट है लाइमस्टोन, तो वो लाइमस्टोन अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। तो बेसिकली अनअवेलेबल सोर्सेज है जिसको हम अर्थ क्रस्ट से डग करके निकाल लेते हैं, डिग करके निकाल लेते हैं। तो पानी के अंदर भी ये मिलते हैं, ठीक है? तो लाइमस्टोन है जो सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब टाइप ऑफ रॉक्स होती है, इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना एक बार। तो सेडिमेंट्री रॉक्स एक टाइप ऑफ रॉक है जिसका एक लाइमस्टोन, और उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन का रिसोर्स है। तो ये एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है? इसे नोट कर लो ऐसे ही। डन। डन मैम। पढ़ने का मन हट गया क्या तुम्हारा छुट्टी के बाद, दिवाली के बाद? कम बच्चे आ रहे हो क्लास में, क्या हो गया? विजय हर टाइम हंसता है, हर टाइम हंसता है। चुप कर। बाकी को क्या हो गया? टाइम टेबल वगैरह नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्या हो गया? मन नहीं करता अब? विश्वास उठ गया जिंदगी से? मैम, मैम हंसना सेहत के लिए अच्छा है, तो बेटा सारी सेहत मेरी क्लास में बनाएगा, थोड़ी अगली क्लास के लिए रख ले। बोलो क्या हुआ? पढ़ते पढ़ते नहीं हो, मन सा नहीं करता, इतने अनरिस्पॉन्सिव से रहता है। कभी कभी मुझे लगता है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे। ये लाइव क्लास नहीं है, जबकि ये लाइव क्लास है। ओके विजय, बताओ भाई। नथिंग मैम, सब सही है। चुप कर फिर तू, जिसका गलत है वो बताओ। इसका सब सही है तो छोड़ो। मन नहीं करता क्या? हॉलीडे स्पिरिट में हो क्या अभी? हॉलीडे से उभरे नहीं क्या? इतने सुत सुत से क्यों हो? पहली क्लास में इतने सो गए होगे, तो अगली क्लास तक तो तुम, किसकी क्लास है अगली? फिजिक्स फिजिक्स। फिजिक्स वाले सर को तो तुम मार दोगे। इस सर को तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, रिप्लाई कर दो। नो मैम, सर नहीं बोलते। मैंने सर कहते पढ़ मत जाओ। रिप्लाई नहीं करते तो। ये सर तो स्वीट है, लेकिन कह दो ऑन रिकॉर्ड, कह दो स्वीट नहीं है, बताऊंगी मैं सर को ये वाला लेक्चर सुनना।
इतने खराब बच्चे हैं ना, ये मुझे मत बताओ, ये तुम ना सर को बोलो क्लास नहीं लगानी है, तो मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो? हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाथ थक गया मेरा। ये मेरा कछुआ है, ये बहुत बड़ा कछुआ है। पता नहीं मेरी मम्मी क्यों लेके रही है यार, लेकिन इसके ऊपर ना टांग रख के सोने में मजा बड़ा आता है। कमाल की चीज है यार, कंफर्टेबल। चलो आओ पढ़ते हैं, बहुत होगी बातें। और मुझे मैसेज करके बताना बंद करो तुम क्लास लगा रहे हो या नहीं, तुम सर को बताओ। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, कौन से पेज नंबर पे है? 253। अच्छा, तुमने एनसीईआरटी के डायग्राम से याद आया, अरे वो असाइनमेंट भेजा था, देखा सबने? यस सॉल्व मैम, किया? यस मैम। सारी कर ली असाइनमेंट आज। भाई वो एनसीईआरटी का असाइनमेंट सॉल्व किया है ना, तो ऐसे फोन होता है ना, उस पे वो जो असाइनमेंट आता है ना, उसमें से लॉन्ग प्रेस करो ना तो इमोटिकॉन्स आते हैं, फिर उस पे क्लिक कर दिया करो कि हो गया है, ताकि मुझे पता चल जाए हो गया। ऐसे पता नहीं चलता, मतलब क्लास में बच्चे इतने सारे, क्लिक मुझे दिखाते हैं सिर्फ, तो 10 बच्चे ही हैं जिनको आंसर करना आता है, नालायको। कर लेना यार वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जनरली आ ही जाता है। हाँ प्लांट्स का है ना, अरे प्लांट्स का तो डायग्राम बहुत बार लेबलिंग के लिए आते हैं। मैं कर देता हूँ आंसर। मुबारक हो विजय, तुम जीतते 1,000 करोड़ रुपए। चलो ये कौन से पेज नंबर पे है डायग्राम? 253। 253। 253। ये बच्चे कह रहे हैं 253। जो भी ये रिकॉर्डिंग कह रहे हैं देख रहे हैं, वो ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, मेरे पास आज एनसीईआरटी नहीं है। दूसरे रूम में गुड हिमांशु, गुड इवनिंग। कहाँ थे बेटा? क्लास भूल गए या कहीं और थे? अभी तुम्हें एकदम से क्लास में होश आया और क्लास स्टार्ट हो गई। कहाँ थे भाई? अच्छा, इतने प्यारे बच्चे हैं ना कि लेट आके गुड इवनिंग जरूर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम चुपचाप बैठेंगे, नहीं हम बताएंगे हम लेट आए थे। कहाँ रह गया था आज? नहीं मैम, आउट ऑफ स्टेशन था। कहाँ घूम के आया है? अब पूरा बता, कहाँ घूम के आया है? नहीं बता रही है मुझे। मैम मैं भी आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ। तो विजय तुम पंजाब थे, तुम पंजाब आए मुझसे मिलके नहीं गए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पंजाब में कहाँ आए थे? शुक्र, तब तो मैंने एक क्लास पढ़ाती। देखो, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, कोई एक पॉइंट पढ़ लो और फिर उसके रिस्पेक्ट में चलते जाना, ठीक है? आज मैं भी घूम के आया हूँ, साहिल भी घूम कर आया। आप कहाँ थे पंजाब में? बेटा बहुत बड़ा पंजाब है। मानसू कहाँ था तू पंजाब में? ये कैसे सवाल है, कहते आप कहाँ थे पंजाब में? पता है कितना बड़ा पंजाब है? तुम सब घूम के आए हो क्या सारे? आज सैटरडे है, तुम लोगों को आज पढ़ के कल घूमने जाना है। तुम्हें क्या ड्रिल नहीं पता? नहीं मैम, कल टेस्ट देके शाम हो जाएगी ये घर पे ही। तू पहले बता पंजाब में घूम के कहाँ है, और तू कहाँ घूमने गया था साहिल? शिमला। तू इतने घमंड से क्यों बोल रहा है? एक दिन में घूमा है? पटियाला? बेटा पटियाला नहीं, मैं तो चंडीगढ़ तरफ हूँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बिना मेरा चला गया, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इतनी गर्मी में पटियाला गर्मी होगी। लुधियाना, पटियाला लुधियाना। मैम कहाँ चंडीगढ़ में? विजय तुम्हें तो कभी नहीं बताऊंगी कहाँ चंडीगढ़ में, तुम तो लहू पी जाओगे मेरा। कते ना बताऊं, इसका कुछ पता नहीं है, मेरे घर के नीचे मेरा नाम लेके भाग जाए। मेरे पड़ोसी सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ। किसी को भी बताऊंगी विजय, तुझे नहीं बताऊंगी कहाँ रहती हूँ। ये देखो, कार्बन साइकिल है, साइकिल हमेशा एक पॉइंट ढूंढ लो, क्योंकि कितने सारे एरो है और इसमें एक एरो गलत भी लगा है, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम है। वैसे तो गलत वाली पिक्चर कभी आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो ध्यान रखना। इस डायग्राम में ठीक है शायद, ओके। सबसे पहले किसी को लाइमस्टोन मिला? कहाँ लिखा है? यस मैम। लाइमस्टोन के साथ क्या यस दिया है? मैम। डोलोमाइट। 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 तो इसे नोट कर लो क्योंकि इस पर नजर नहीं जाती, ठीक है? तो लाइमस्टोन इज अ सोर्स ऑफ कार्बन, मैक्सिमम कार्बन का सोर्स लाइमस्टोन ही है, लेकिन डोलोमाइट भी तो है ना एक सोर्स ऑफ कार्बन। तो अगर ऑप्शन में डोलोमाइट आए तो एक्साइटेड होकर लाइमस्टोन मत लिखाना, डोलोमाइट भी है, ठीक है? अगर वो पूछे मैक्सिमम तुम्हें स्टोर्ड कार्बन कहाँ मिल रहा है, देन लाइमस्टोन। लेकिन अगर पूछे वो सोर्स ऑफ कार्बन इनमें से कौन से ऑप्शन में, तो डोलोमाइट भी आंसर है, ठीक है? तो इसको अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में, इस पे ध्यान नहीं जाता। ओके, अब कहीं पे भी कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो जहाँ तुम्हारा मन करे, कोई चक्कर नहीं है, और वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कोल, ये रहा कोल। कोल से क्या हुआ, इन्होंने दिखाया है कि कोल पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम से हमने निकाला, और जब हमने उनको बर्न कर लिया
तो वो इन अ फॉर्म ऑफ, देखो, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, एरो का हेड देखना जहाँ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं वो कि जब भी तुम कुछ जलाते हो तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है। उसके अलावा अब जो ये काऊ वगैरह है, ये जो डंक रिलीज करती है, तुमको याद है जो वो होती थी काऊ डंग से जो गैस निकलती थी, क्या कहते हैं उसे? बायोगैस। बायोगैस। बायोगैस में कौन कौन सी होती है बायोगैस? इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ना, व्हाट आर द मिक्सचर? कौन से गैसेस का मिक्सचर है ये? मीथेन मैक्सिमम अमाउंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। यस, तो ये देखो जब कार ने पुप किया तो वो भी कार्बन मीथेन, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या हो गया, डरा क्यों रही है? ठीक है, नाइस, गुड, अच्छे से बताओ उसको, बदतमीजो। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंटली बोली वो। तो देखो काऊ डंग से भी जो है कार्बन वो रिलीज होगी बाहर की तरफ, राइट? तो ये एरो यहाँ पर गलत लग गया है, तो अपनी बुक में देख लेना। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में ये वाला एरो गलत लगा हुआ है, ये वाला, पर देख लेना यार, ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में चलेगी वो प्लांट के अंदर चलेगी। प्लांट्स के थ्रू क्या होगा? प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेंगे, लेकिन बेटे जब वो रेस्पिरेशन करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज भी करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ मेंशन नहीं करी इन्होंने। ओके, उसके अलावा रेस्पिरेशन ये इसकी बता रहे हैं एनिमल्स की यहाँ पर, कि रेस्पिरेशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में चली गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ भी नीचे आई और कुछ जाके अनअवेलेबल हो गई। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली तो शेल बनाने के काम आ गई। जो क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं उनके शेल कार्बन से बनते हैं, तो वो कार्बन तो अनअवेलेबल होगी ना साइकिल से, तो वो आउटपुट के परस्पेक्टिव में चली गई, तो वो यहाँ पे स्टोर हो गई करकेरियस। अब ये जब टूट जाएंगे, मतलब ये एनिमल्स मर जाएंगे, तो इनके शेल नीचे सबमिट हो जाएंगे, वो भी अनअवेलेबल हो जाएंगे, कैल्शियम सोर्स हो जाएगा, कार्बन सोर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट तो यहाँ है ही। तो ये साइक्लिक सा प्रोसेस है, तो चलता जाएगा। तो कार्बन साइकिल अगर लेबल करने के लिए आ गई तो मैक्सिमम ये एनसीईआरटी की पिक्चर आएगी, इससे ज्यादा आएगा नहीं। और जो डेटा पीछे हमने करा है इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा बनता नहीं है। समझ आई बात? समझ आई बात? और इस डायग्राम में जो मुझे हमेशा लगता है कि ये हम भूल जाते हैं डोलोमाइट, तो उसे अंडरलाइन कर लेना। आई थिंक इससे ज्यादा तो नहीं बनता। चलो आगे। मैम डेट्राइटिस फूड चेन वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करना। डेट्राइटस फूड चेन वाला पॉइंट, ये डेट्राइटस जो है ना, देखो दो तरीके से बनता है ये। एक तो अगर यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं, ये मैं यहाँ बना देती हूँ। अगर ये दिखाना चाहते हैं कि जो काऊ है अगर वो खा रही है प्लांट, ठीक है, तो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? सॉइल से। तो सॉइल में जो भी डेड बॉडी है ना, जो भी डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को किसने ब्रेक किया होगा? उसमें डिट्राइटिवोर्स ने, राइट? डिट्राइटिवोर्स ने वेट ब्रेक करके उसको बना दिया, उस सॉइल को बना दिया कार्बन रिच। जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ एक की बात कर रही है, तो सिर्फ कार्बन की बात कर रही है। तो ये कार्बन रिच जो सॉइल है इसको प्लांट ने खाया और काऊ के पास चली गई कार्बन। तो अगर तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इस साइड, ये देख, डिट्राइटस फूड चेन से काऊ के पास चली गई है, तो वो यही बताना चाहते हैं कि काऊ ने जब वो खाया प्लांट तो उसके पास वो कार्बन चली गई है। और एक और तरीके से भी ये दिखाया जा सकता है कि काऊ ने जब पूप किया होगा तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का अमाउंट है वो इसके अंदर चला गया है, सॉइल के अंदर। तो दो पॉइंट से ये दिखाई जा सकती है। समझ आई बात? यस मैम, क्लियर। ये फॉस्फोरस साइकिल, दिस इज इजी। अमाउंट इन एटमॉस्फेयर बहुत कम, बाय हार्ट याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आएगा। कार्बन और फॉस्फोरस से अगर मैं टीचर होती और मैं नीट का पेपर बनाती तो पहले तो मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन बता देती। मैं चीटिंग नहीं कर रही, मैं तुम्हें इनडायरेक्टली बताती। और दूसरा, मैं इससे क्वेश्चन डालती, कार्बन से नहीं। ठीक है, कार्बन बहुत प्रिडिक्टेबल है, कार्बन से मैं डोलोमाइट ही डालती। सही बताऊं तो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता चुकी ना डोलोमाइट पढ़ना, तुम्हारे नंबर आ जाते। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस डालती मैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये एटमॉस्फेयर में कम है, हम इसके बारे में कम सोचते हैं, इसलिए गैसेस एक्सचेंज ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में नहीं जाती है ऑलमोस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट जाता हो, ठीक है, क्योंकि नेचर में कुछ भी परफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन हम यही लेके चलते हैं कि ऑलमोस्ट नील है। इट इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, मतलब रॉक वाली साइकिल है, तो इसका मेन सोर्स जो होगा ना वो तुम्हें रॉक से मिलेगा। गॉट इट? ये नीट के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस स्लाइड से, इसे नोट कर लो। कंपैरेटिव आ सकते हैं,
इसके बाद क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। चलो डन मैम। यस मैम। ओके, ये डायग्राम दिख रहा है। यस मैम। ओके, तो अब मुझे बताओ कैसे बनाएं इसको। एक सॉइल बना ले, लेट्स से सॉइल है, पत्थर पत्थर है यहाँ पर। अब ये जो सॉइल है और इसके आसपास पत्थर है, और पत्थर रिच है फॉस्फोरस में, ठीक है। फॉस्फोरस रिच हमारे पास पत्थर है, तो ये सॉइल में फॉस्फोरस को कैसे घोलेंगे? हाउ? वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगी। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तोड़ डालो पत्थरों को, बारिश से, धूप से, माइक्रोबियल एक्शन से, लाइकन से, मॉसिस से ये टूट जाएंगे, तो ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, है ना। फॉस्फोरस रिच बन जाएगी अब हमारी सॉइल, तो हर तरफ फॉस्फोरस ही फॉस्फोरस है। अरे कितना गंदा बना है, तोबा, हटा देते हैं। अब इसको यहाँ देखो, अपने एनसीईआरटी में साथ साथ देखना, तुम्हें डायग्राम आना चाहिए। ये लेबल करने के लिए आ सकता है पहले तो 4 मार्क में, डब्बे भरने के लिए आ सकता है भैया, डब्बे सही भर लेना, ठीक है। चलो, रॉक के मिनरल्स है, मिनरल रिच रॉक्स है, उससे क्या हुआ, उनकी होगी वेदरिंग। वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है? टूटना। जिनको नहीं पता वो लिख लेना, टूटना। जैसे तुम्हारा दिल टूटता है, पत्थर भी टूटते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक होगी तो सॉइल सॉल्यूशन बन गई। सॉइल सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉइल रिच इन फॉस्फोरस, ओके, सॉइल रिच इन फॉस्फोरस। कभी कभार छोटे छोटे वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तब बायो ऐसे खराब हो जाती है हमारी, तो लिख लिया करो, कोई चक्कर नहीं है। अभी कह रहे कुछ रन ऑफ होगी। रन ऑफ होगी मतलब लॉस हो हेलो, गया। हाँ, रन ऑफ हो गई मतलब लॉस हो गई। कैसे होगी लॉस? आउट ऑफ साइकिल हो गई। जैसे कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की वजह से चली गई ना। सोचो वहां पे बाढ़ आ गई, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई और वहां पे पेड़ नहीं थे। पेड़ सॉइल इरोजन को रोकते हैं, वो मिट्टी को आगे जाने से रोकते हैं, लेकिन पेड़ थे नहीं, उनकी जड़ों ने रोका ही नहीं, तो सारी मिट्टी बह गई। तो काफी सारी फॉस्फोरस है जो रन ऑफ हो गई। रन ऑफ होगी मतलब साइकिल से बाहर होगी, वो ये कहना चाहते हैं, साइकिल से बाहर होगी, ठीक है। तो ये एरो ये बता रहा है। अब कुछ सॉइल से किसके पास चली गई, ये वाला एरो देखो, किसके पास प्रोड्यूसर। जाएगी? हाँ, प्रोड्यूसर के पास जाएगी। आ गया बुरा एकदम, हाँ। तो यहाँ पे पेड़ होंगे ना, तो पेड़ ने तो लेना सॉइल से, तो कुछ चलेगी प्रोड्यूसर्स के पास। अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? उनसे आने वाले फलों को कौन खाएगा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ने खा लिया उनको, फिर कौन खाता है? कार्निवोर। अच्छा, फिर आगे क्या बनाऊं? टॉप कार्निवोर्स। चल, टॉप कार्निवोर्स, पता था मुझे कोई टॉप कार्निवोर्स बनवाएगा मुझसे। डेट्राइटस चल, बनेगा इसके बाद और सीधा सॉइल में फिर से। अच्छा, तो फिर इसके बाद डेट्राइटस बनेगा है? इसके बाद बनाऊं? अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, चुप क्या हो गया? ये बन गया तेरा डेट्राइटस, बस यही होगा। फिर ये फिर से सॉइल में घुल गई। डिकम्पोजिशन और फिर से सॉइल सॉल्यूशन एंड साइकिल हाँ गोज ऑन। हाँ, तो बेसिकली साहिल के हिसाब से कार्निवोर्स मरते ही नहीं है, वो भैया अमर है। सभी में आएगा डेट्राइटस तो। सब में आएगा डेट्राइटस, ये भी मरेगा भैया, ये भी मरेगा। ओके, तो सब में आएगा डेट्राइटस, सब मरेंगे, ये डेड बॉडी है। हट, कुछ भी बोलते हैं, हमेशा एंड वाले को मार देते हैं, बेचारे बीच वाले को पे कोई ध्यान नहीं देता। ये रही डेड बॉडी, तो सब डेड होंगे और वो नीचे मिट्टी में दोबारा से घुल जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करी थी ये साइकिल हमने? पत्थरों से। अब वो सॉइल में घुल गई, उसके बाद वापस से चले गए, राइट। अब देखो फिर से दोबारा से ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी, राइट। साइक्लिक प्रोसेस हो गया और ऐसे फॉस्फोरस चलेगी। इसको एनसीईआरटी में देख लो। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गई, कंज्यूमर से फिर वो डेट्राइटस बन गया, या प्रोड्यूसर से वो लिटर ऑफ हो गया। का मतलब क्या है? वो भी डेड की बात कर रहा है, डेड बॉडी, पत्ते गिर गए तो वो भी डिट्राइटस बन गई। फिर डिट्राइटस का क्या हुआ? डिकम्पोजिशन। तो गलती से ये वर्ड बीच में मत भूल जाना कि ये लेबल करने के लिए आगे और दिमाग में नहीं आएगा डिकम्पोजिशन क्या। तो डिट्राइटस की डिकम्पोजिशन होती है, ये चीज याद रखना। फिर वो सॉइल में घुल के फिर से प्रोसेस होगा। सो दिस इज अ फॉस्फोरस साइकिल। क्लियर है? यो यो मैम लिख लिया जो लिखने वाली चीज थी? कौन है ये? यो यो मैम। हाँ बिल्कुल। रेस्पिरेट नहीं 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 नहीं, रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है। रेस्पिरेटरी रिलीज होता तो वो गैसीय स्टेट में जाता ना फॉस्फोरस साहिल, रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है। नहीं, ओके। तो साहिल कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता, कुछ नहीं टाइप करके पूछता है। आओ ओ आओ भाई, तुम्हें बोर करें।
एक पैराग्राफ है सिर्फ जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज वो पैराग्राफ है जो जनरली हम चैप्टर के एंड में छोड़ आते हैं, क्यों? क्योंकि तब तक हम थक जाते हैं जो बड़ी जायज सी बात है। लेकिन इकोसिस्टम सर्विसेज हमें आना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है इस वर्ड से। उस टाइम पे क्लिक नहीं होगा, तो मैं तुमको देती हूँ 5 मिनट, इसे पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, तो फिर बोर नहीं करूंगी। बस ये लास्ट पैरा है, ठीक है? 5 मिनट्स स्टार्ट। मैं पानी पी के आई, जाना मत। बच्चे कितने हैं काउंट करके जा रही हूँ, जाना मत। अभी प्राणी अब तो पढ़ लिया होगा, इतना तो कुछ था भी नहीं। एक सेकंड, एक आई। हाँ पढ़ा। यो मैम। क्या होता है इकोसिस्टम सर्विसेज? प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम, क्या मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? इकोसिस्टम में जो जो अवेलेबल है, जो कि हेल्प कर रहा है। एम आई ऑडिबल मैम? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यू आर आल्सो विजिबल। सॉरी, नो मैम। नहीं, मैंने तेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली। बोल बोल, घबरा गया। जो कि सर्विसेज हमें इकोसिस्टम दे रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक सॉइल हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सारा कुछ इकोसिस्टम की प्रोसेसेस के थ्रू बन रहा है, तो वही होती है इकोसिस्टम सर्विसेज। हाँ, इकोसिस्टम से जो हमको फ्री में मिल रहा है ना, वो उसकी इस इकोसिस्टम की सर्विसेज है। जैसे कि इकोसिस्टम से ही हमें सनलाइट मिल रही है, सनलाइट हमें फ्री में मिल रही है, राइट? हमने उसके लिए कुछ पे तो नहीं किया, तो वो इकोसिस्टम की सर्विस है। बेसिकली नेचर से जो हमें फ्री में मिल रहा है।
नेचर के फ्री रिसोर्सेस जो हमें मिल रहा है। रिसोर्सेज अगर मैं बोलूँ तो सब कुछ, पानी भी तो इकोसिस्टम सर्विस है, पानी भी तो नेचर से मिल रहा है, हमें बारिश आती है, हम तो कुछ नहीं करते उसमें, है ना। और हमें वहाँ से सॉइल मिल रही है, हम तो नहीं जाके कुछ कर रहे, नेचुरली बन रही है वो, राइट। और हमें उससे वुड भी मिलती है, कितना कुछ है। अभी जिस टेबल पे ये लैपटॉप रखा है वो भी वुडन है, राइट। और हमें उससे एयर मिल रही है, बिना हवा के रह के दिखाओ वैक्यूम में, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और हमें न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, जो नाइट्रोजन मेरे खाने में है वो प्लांट के पास आती है, और वो जो प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उसको एयर से मिल रही है, बारिश की बूंदों के साथ। तो ये सारी इकोसिस्टम की सर्विसेज है, मतलब फ्री की चीज़ें, राइट। तो अगर कभी डेफिनेशन अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बनती है तो ये बन सकती है, तो हमें कहीं तो पता होना चाहिए ना, इसमें याद क्या रखना है, तो ये कर सकते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस। जो इकोसिस्टम के प्रोसेस से प्रोडक्ट बनते हैं वो इकोसिस्टम सर्विसेज है, इकोसिस्टम के प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो इकोसिस्टम की सर्विसेज है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो इकोसिस्टम में भी हो रहे हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नेचुरली कंबाइन करके वाटर बना रही है, H2O के मॉलिक्यूल, तो वो उसके केमिकल प्रोसेस हो गया जिससे पानी बन गया। तो पानी प्रोडक्ट है, और पानी बनाने का प्रोसेस केमिकल प्रोसेस हो गया उसका पूरा, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नोन एज इकोसिस्टम सर्विसेज। एग्जाम्पल हो गए जैसे वाटर, ओके, उसके बाद साइकिल की न्यूट्री, ये जो साइकिल हम कार्बन साइकिल बन रहा है अपने आप नेचर में चल रही है ना, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, राइट। और ये फर्टाइल सॉइल जो जनरेट होती है सालों में, वो खुद से होती है, हम तो कुछ नहीं करते, हमारे बस की है भी नहीं ठीक है, बहुत लंबा काम है। तो इकोसिस्टम में जितना भी चीज़ें बनाते हैं हमसे उससे कुछ चार्ज नहीं करती। तो एक साइंटिस्ट का नाम है जो आ सकता है, रॉबर्ट कॉस्टेंजा। पहले आता था ये, अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखा मैंने, बट यू नेवर नो, क्योंकि अब नीट, एम्स और एएफएमसी जिपमर कंबाइन हो गया, तो हो सकता है थोड़ा सा वो रिवाइज कर दे तरीकों को क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पे एक ही साइंटिस्ट का नाम आया ना, इससे पहले एक बार एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ाया था मैंने इस चैप्टर में, क्या नाम था और किस रिस्पेक्ट में पढ़ाया था? 10%। अच्छा हाँ, क्या नाम था? रेमोन और एक और पढ़ाया था नाम, दो नाम पढ़ाए थे, और एक तो थे जिनके अपने पिरामिड थे, अल्टोनी। और एक और नाम पढ़ाया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाते हुए बोला था ये लिख लेना। एजी टेंसली। मैम टेंसली इकोलॉजी का बताया था आपने, एजी टेंसली का। एजी टेंसले जी का, उनके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा अभी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो फिर रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने कहा चलो इस पे प्राइस टैग लगाते हैं कि एक साल तक, ईयर मतलब एक साल तक हमें अगर एवरेज प्राइस टैग लगा दूं, मुझे जो भी नेचर से मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली नेचर, अगर नेचर किसी दिन सामने बैठ के बोले पैसे दे, तो हम सबसे वो कितने पैसे मांग सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली $33 ट्रिलियन पर ईयर। ईयर का मतलब एक ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इतने रिसोर्सेज के ऊपर हम प्राइस टैग लगा सकते हो। तो नेचर को इमेजिन कर लो, सूट बूट में बैठ के तुमसे पैसे मांग रहे हैं, तो हम सबसे कितने पैसे मांगेंगे? वो 33 ट्रिलियन ईयर, और नेचर के थ्रू। और ये एक डेटा है जो तुमको याद करना है, नॉट किडिंग, 33 और नंबर है ना, 33 याद रख लेना, ओके। तो तीन लोग इस डील में बैठे हैं, नेचर बैठी है, हम सब एक तरफ बैठे हैं, और बीच में किसको बिठाया? विजय को बिठा देते हैं। ये कहाँ हमारे साथ बैठेगा? कहाँ नेचर के साथ, इसको बीच में बिठाते हैं। तो हम तीन लोग बैठे हैं, तो 3 याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक और जगह डेटा आता है, दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP विच इज अप्रोक्सीमेटली $18 ट्रिलियन, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, याद है तुम लोगों को? तो ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि अगर नेशन वाइड हम बोले कि ग्लोबली कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है नीचे से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $18 ट्रिलियन। तो जितना वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हम लोग बेसिकली यूज कर जाते हैं, अगर नेचर हमसे उसके लिए पैसे मांग रहे तो वो 33 ट्रिलियन होंगे। तो दो डेटा याद कर लेना। अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, विजय एनसीईआरटी में नहीं है, ये उससे बाहर के है, तो उससे बाहर से और काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र हो सकता है। तो ऑडम जो है उनका भी कॉलेज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पर वो हायर ग्रेड्स में आता है, तुम्हारे लेवल पे होंगी नहीं, उनकी किताबें भी पढ़ते हैं हम पोस्ट ग्रेड में, ठीक है। तो मुझे पता नहीं तुम मॉडर्न के रिस्पेक्ट में कौन से मैम वाले टॉपिक की बात कर रहे हो। मैम मेरे से स्कूल टेस्ट में पूछा था ये क्वेश्चन है, फादर ऑफ इकोसिस्टम है। तो फिर वो तुम्हें इसके अंदर तो मेंशन नहीं है इस चैप्टर में। एजे टेंसले जो था वो भी था ऑप्शन में, बट इसको किया था करेक्ट मैम ने। अच्छा, यस मैम। ओके, एजी टेंसली फादर बोले थे मैंने, फादर नहीं थे वो, फिर
बट मैम ने क्या बोला था कि करें? वो भी लिख सकते हैं एजी टेंसली, बट ये करेक्ट है, ऐसा क्यों है? नहीं, एक ही होता है। फादर जिसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है हम उसको फादर कैटेगरी बोल देते हैं। एक ही होते, दो नहीं होते। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी उनको। दो नहीं होते। ओडम ने काम बहुत किया है इको में, ठीक है। तो मुझसे इसके बाद में पूछ लियो, लेकिन ये नीट का नहीं बनेगा पार्ट। ओके, चलो सबका हो गया इतना। आओ फिर क्वेश्चन करें। सबसे ये पहले ये मैम। क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कितनी खुश है, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? आवाज में पता चल रहा है बच्ची की। चलो समय साथ करते हैं। अरे वाह, इसी के साथ रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। ओके, पेन पेपर उठा लिया, नंबर लिख लिया उसके ऊपर, या मुंह चक के बैठ गए बस है? पेन पेपर उठा के तैयार, स्टार्ट करूं? ये मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये मैम। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। 30 सेकेंड। फिफ्टीन सेकेंड। अभी बीजे अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर करेगा। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, काफी सारे आंसर आ गए। लेट्स मी चेक। लास्ट आंसर गजल का है, गजल के बाद आंसर नहीं होंगे। गजल इनकरेक्ट आंसर पिटोगी। ओके वेरी गुड, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अभी विजय जी क्वेश्चन गलत पढ़ाए हैं। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय, वो पूछ रहे टर्म किसने दी थी। उसने पूछा पापा कौन है? नहीं ना। तो फादर हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब लगते हैं ना, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगेंगे, वो हमेशा एक ही होंगे, राइट। तो जो फादर है ना विजय, वो ऑडम है, राइट। जो तुम्हारे मैम को या तो कंफ्यूजन हुई है या तुम्हें कंफ्यूजन हुई है, जो टर्म इकोसिस्टम दी है वो किसने दी है? एजी टेंसले। हमारे इकोसिस्टम चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर की सबसे पहले स्लाइड थी, राइट। सो आंसर वुड बी डी, और कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है इसके अंदर। समझ आई? तो जिनको नहीं पता है वो लिख लो इसको, फादर ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि वर्ड मेंशन ही हो गया यहाँ पर। तो फादर ऑफ इकोसिस्टम इज ऑडम। इनकी बुक्स भी पढ़ते हैं हम लोग, अच्छी बुक लिखते हैं। नेचर को बहुत रियलिस्टिक फॉर्म में लगता है, जैसे ऐसा लगता है पोएम की फॉर्म में वो उसको कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, तो फादर वो ये है, लेकिन विजय टर्म जो इकोसिस्टम है वो एजी टेंस ने दी है, तो ये फर्क था। ओके, ध्यान से देखो करो जब लिख रहा हूँ। ओके चलो, चलूँ आगे। ये मैम। ओके सो 1 2 3 स्टार्ट। ध्यान से करना, इसमें दिमाग लगेगा। सब नीट के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर। 15 सेकेंड लेफ्ट, 10 सेकेंड लेफ्ट। बड़े इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं ये तो। मीनाक्षी, नहीं बेटा। कुलदीप कहाँ चले गए? स्टॉप। चल 5 सेकेंड और लो, सोचो। गुड कामना, गुड विजय, नहीं शालिनी, नहीं पल्लवी, नहीं हेमराज। स्टॉप स्टॉप। ओके सुनो, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम को सिंपल भाषा में बोलूं तो ये क्या है? क्रॉपलैंड क्या होता है? क्रॉप क्या होता है बेटा? क्रॉपलैंड का मतलब है, हाँ मैम जहाँ पे मैम खेती करते फसल उगाते हैं। हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड है ये। एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है कि नेचर ने बनाया उसको? खेती करने का जो खेत है, आर्टिफिशियल। तो ये हुआ मेरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ना, ये मैम। है ना। अब देखो
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बेटा ये तो यो मैम बोलती है, कभी ऐसे क्लास में तो नहीं बोल रही थी स्कूल में? यस मैम मैम। बोलती है ना, मुझे लगा क्योंकि सबसे ज्यादा ना यही बोलती है। इसकी आवाज की पहचान है मुझे, तो मुझे लगता है ये ना कभी इससे कोई पूछे ना, समझ आ गया यो इसके मुंह से निकल जाता होगा बेचारी के। ओ चलो कोई बात नहीं, हंसी तो आती होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्रॉस प्लान इकोसिस्टम? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ढूंढना है हमने उसका, ठीक है। एब्सेंस ऑफ वीड। मेरी एक बात सुनो, वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, है ना, जैसे जंगली घास उग जानी। तुम जितनी मर्जी रक्षा कर लो, वीड हमेशा लग जाती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में अपने आप लग जाएगी। जहां पर हवा पानी है, जहां पर सॉइल है, वहां पर वीड उगती है। तो एब्सेंस ऑफ वीड नहीं हो पाएगी, कंप्लीटली नहीं कर पाते, तो आंसर ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रॉप लैंड के अंदर वीड तुमको मिलेगी, एब्सेंस नहीं होगी उसकी, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना ऑन ए नेचुरल लैंड। अगर तुमने एक लैंड लिया और उसमें खेती कर दी तो सक्सेशन थोड़ी हुआ। सक्सेशन के लिए तुम्हें उस जगह को छोड़ना पड़ता है कुछ सालों के लिए, तब उसमें धीरे धीरे, अगर सॉइल है तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा, सॉइल नहीं है तो प्राइमरी सक्सेशन होगा, धीरे 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 जंगल में चेंज होगा। या तुम खेती कर रहे हो, जंगल में थोड़ी बदल रहा है, वो तो खेती रह रहे हैं, तो वो तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल इकोसिस्टम में होगा, आर्टिफिशियल में नहीं। तो बी आंसर भी नहीं हो सकता। समझ आई ये बात? बी क्यों नहीं हुआ? काफी बच्चों का आंसर बी था, समझ आई? एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। बेटा क्रॉप प्लान इकोसिस्टम हो, आर्टिफिशियल हो, रियल हो, कुछ भी हो, सॉइल है तो वहां पर तुम्हें सॉइल ऑर्गेनिज्म तो मिलेंगे, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने खेत लगाए हैं तो जर्नली मैं खेत लगाऊंगी किसी एक चीज के लिए, जैसे एप्पल की फार्मिंग कर रही हूँ मैं, तो वहां पे तुमको एप्पल ही मिलेंगे। मे बी मैंने एक लाइन पीच की लगा दी, तो तुमने देखा कि कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे नेचुरली कोई फॉरेस्ट होता है या जंगल होता है तो वहाँ पे कितने तरीके के प्लांट आ सकते थे ना, मतलब कम से कम 10 तरीके के तो घास ही उग सकती थी। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। लेकिन यहाँ पे वैरायटी कम होगी, ठीक है। एप्पल की वैरायटी लगा लो तुम, फिर भी एक तरीके के एप्पल, अगर तुम्हें रॉयल एप्पल लगाने तो वो भी तो तुम एक ही साइड लगाओगे ना, ऐसा तो नहीं मिक्स करके लगाओगे, राइट। तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जब भी हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं, एक खेत में एक तरीके की चीजें उगाएंगे ना। सो क्वेश्चन था कि सबसे करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कौन सा करेक्ट पॉइंट है इन क्रॉप इकोसिस्टम में। तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जाएगी इन क्रॉप इकोसिस्टम में। समझ आई? आंसर वुड बी डी। समझ आई? नहीं, ठीक है, चलो। और वैसे ना कभी ऐसा हो ना, ओनली वर्ड आए, ठीक है, या फिर वहां पे मेंशन हो ऑल, किसी भी स्टेटमेंट के साथ, जैसे एब्सेंस, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स किसी ऑप्शन में मेंशन हो तो ध्यान से उस ऑप्शन को पढ़ा करो, ओके। वो गलत हो सकता है जर्नली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है ये, कि एब्सेंस ऑफ वीट बोल दिया उसने, कहीं ना कहीं आ जाती है वीट, ठीक है। तो जर्नली ऐसे ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं, तो उसे ध्यान से पढ़ना होता है। चलो स्टार्ट। ये तो छोटू सा है, 15 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है। वेरी गुड अनीश, वेरी गुड हिमराज, गुड। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है ना, पेज सेकंड है इकोसिस्टम वाले चैप्टर का, और हमने यहाँ पर भी करा है, ओके। जिसका आंसर ये गलत है ना, उसने या तो क्लास में नहीं पढ़ा या उसने खुद एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि दोनों जगह ये कराई है मैंने, और अभी भी आंसर गलत है। ओके स्टॉप। बेटा वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ये होती है वर्टिकल लाइन, है ना, पॉइंट से ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रही है। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है? उसी प्लांट के साथ ऐसे बना दूं मैं, राइट। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि मैं यहाँ बैठी और मैं देख सकती हूँ, नीचे मुझे ग्रासेस दिख रही हैं, उसके ऊपर मुझे थोड़े टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर मुझे सारे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। तो ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे से ऊपर की तरफ देख सकती हूँ सीढ़ियों की फॉर्म में। तो इसको हम एक प्रोसेस कहते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। Stratification is the vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community. That is stratification. पिरामिड को मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहूंगी, पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पिरामिड के साथ जो वर्ड आएगा ना, वो आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है। Yeah, yeah, ma'am. तो पिरामिड के साथ जिन्होंने भी बी करा है, काफी बच्चों ने करा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, वो बेटा अर्न शेप भी हो सकते हैं, राइट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेचर में ऐसे ही देखे जा सकते हैं। पिरामिड थोड़ी दिख रहे हैं तुमको बाहर, पिरामिड तो नहीं दिख रहे ना कि प्रोड्यूसर ऐसे तुम्हें पिरामिड की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन तुमको दिखती है। अगर नहीं है तो कहीं पे सॉइल की खुदाई हो रही हो, देखना कभी पाइपलाइन लग रही हो तो तुम देखोगे ना ध्यान से तो तुमको दिखेगी ऊपर की जो मिट्टी होगी वो बड़ी डार्क सी कलर की होगी। फिर उसके बाद एक लेयर आएगी जहाँ पे तुमको ज्यादा पॉलिथीन दिखेंगे, देखना। फिर उसके बाद नीचे एक लेयर आएगी जहाँ पे तुमको रॉक्स दिखेंगे। तो तुम इसको देख सकते हो ना, नेचर में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, माइक्रोब्स भी यहाँ पे अलग अलग दिखेंगे, मॉइस्चर भी यहाँ पे अलग अलग होगा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेटिफिकेशन। गॉट इट? Yeah, yeah, ma'am. ठीक है, सो आंसर वुड बी हमारा होगा बी। मैम ऑप्शन ए की एक्सप्लेनेशन जोनेशन क्या होता है? अलग अलग जोन बन जाना, दैट इज अ जोनेशन। कि अलग जोन बन गया किसी चीज का। जैसे मैं सॉइल की बात कर रही थी तो अपर लेयर ऑफ द सॉइल का कैसा जोन बन गया, ह्यूमस रिच। तो जोनेशन एक पर्टिकुलर जोन की बात होगी, लेकिन उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ना ये, इसलिए स्ट्रेटिफिकेशन होगा। डिफरेंट जोन्स अरेंज हो गए एक के ऊपर एक, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, ये मैम। ओके चलो स्टार्ट। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये? फोर्थ हुआ ना, नंबरिंग नहीं हुई है। हो गया मेरी नाक को। उठा है क्वेश्चन, 10 सेकेंड और दूंगी। ओके 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 ओके। कुलदीप कल तुम कहाँ भाग गए थे, हमने तुम्हें बहुत याद किया। कृतिका कृतिका मैम कल। लाइट नहीं थी तो मैम ऑफ था मोबाइल। अच्छा अच्छा, ऐसे कोसा मैंने तुझे, मुझे लगा तू घर पे बैठ के अंगूर खा रहा होगा। नो मैम। अंगूर नहीं खिलाते घर वाले? तो लाडला बेटा है। वो तो खुद खाता हूँ ना मैम। अच्छा, लाडले बेटे को खुद खाने पड़ते हैं? हो, हम भी खुद खाते हैं, फिर तुम कैसे लाडले हुए? मैं वो तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, पूछ के बताना। बस दैट्स इट। अंजलि सिर्फ ऑप्शन का नाम लिखना है, पूरा लिखेगी। Which of the following is not a functional unit of an ecosystem? Functional unit of ecosystem, यही सेकंड पेज है। तो जहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है ना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, उसी के नीचे लिखी है फंक्शनल यूनिट्स कौन सी होते हैं इकोसिस्टम की। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर इकोसिस्टम में क्या काम होते हैं उनको फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं। तो इसके अंदर हम एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हमने डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, इसमें हमने प्रोडक्टिविटी भी पढ़ा, इसमें लेकिन हमने स्ट्रेटिफिकेशन थोड़ी पढ़ा। हमने सक्सेशन एक प्रोसेस पढ़ा था, स्ट्रेटिफिकेशन थोड़ी पढ़ा था कौन सी लेयर में कैसे जाके अरेंजमेंट्स हो रही है। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम, इट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी सी इन एन इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट जहाँ पे इकोसिस्टम में कोई काम हो रहा है, जैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे प्रोडक्टिविटी हो रही है। स्ट्रेटिफिकेशन हो थोड़ी रहा है, वो तो हो रखा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट विच वी कैन सी। फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम में काम क्या हो रहा है, तो ये 3 काम है। स्ट्रेटिफिकेशन हम सिर्फ देख सकते हैं एक तरह से, समझ आई? Yeah, yeah, ma'am. तो आंसर वो होगी सर्टिफिकेट। स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था नॉट अ फंक्शनल यूनिट, तो इसको अंडरलाइन करना था और आंसर होगा इसका डी। चलो नेक्स्ट। इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। स्टार्ट। 30 सेकेंड दिए, ध्यान से करना, लेटेस्ट क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इजी है। एक आंसर 20 सेकंड में एक आंसर आया है, वो भी गलत आया है। अब 15 सेकंड और लो यार तुम। जो पहले सारे क्वेश्चन गलत दे रहे थे उनके ये आंसर सही है। शाबाश कृतिका, वेरी गुड विजय, गुड हेमराज। आंसर सही होते हैं विजय के। हाँ साहिल, अब तुम सही कतार पे आए हो। गजल कुछ भी। कामना
ध्यान से नहीं पढ़ा तुमने, है ना? बस करो, एक मिनट दे दिया, इतना नहीं देती मैं समय तुम्हें। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, बस करो अब। कौन है ये? अनीश बेटा रुक जा, वैसे आंसर सही है, वो रुक जा। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ढूंढनी है करेक्ट, पहले इसको करा अंडरलाइन। सब ऑप्शन पढ़ने के बाद दोबारा यहाँ पे चेक करूंगी, करेक्ट ढूंढना है मुझे। पहली स्टेटमेंट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले तो मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताना क्या था, जीपीपी और एनपीपी के बीच का रिलेशनशिप, फॉर्मूला था एक। NPP is equal to GPP minus R, where R is respiration या फिर production of a food. जीपीपी माइनस आर, ये अरे यही है कि नहीं? यो मैम। Yeah, है man. ना? ऐसे ही लिख सकते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, ऐसे लिख सकते हैं, Plus R. प्लस आर, ठीक है। और किसी तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर नीचे मत ले जाना इसको। तो इससे पता क्या चला तुमको, यही एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, इससे क्या पता चला कि मैम नेट ये प्राइमरी, हाँ बोल। मैम इससे ये पता लगा कि दो दो चीजों का कंबस्टन जो है वो जीपीपी है, और दूसरी साइड एनपीपी जो उससे जीपीपी से लॉस हो रहा है रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन, आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, है ना? तो मुझे इससे यो क्या मैम. पता, मुझे इससे क्या पता चला कि जो नेट प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि जीपीपी, मतलब एक प्लांट है, प्लांट बस से एक प्लांट नहीं होता, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। इन्होंने जितना भी खाना बनाया, इन्होंने जो भी फोटोसिंथेसिस किया, तो जितना इन्होंने फोटोसिंथेसिस करा है उसको मैं टुगेदर कह देती हूँ, ये एक प्लेट है जहाँ पे इनका खाना पड़ा है फोटोसिंथेसिस का, इसको मैं कहूंगी जीपीपी। अब ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा ये खाना, ठीक है, इसको खाएगा कार्निवोर, तो बना देते हैं कुत्ता सा, चलो, अरे कार्निवोर कहाँ बना दिया मैंने, एक सेकंड मुझे हंसने दो। अरे कौन सा वेजिटेरियन, क्या बनाऊं वेजिटेरियन, बताना कुछ वेजिटेरियन। रैबिट। गाय। गाय। बेटा गाय बनाने में तो हाय हाय हो जाएगी मेरी, ऐसी होती है क्या? जिराफ बना दो. हाथी बन गया है। मैम कैमल लग रहा है। अब लग रहा है हाथी, यो मैम। तो घोड़ा है। घोड़ा लग रहा है, कौन से घोड़े की सूंड होती है? मिक्सचर लग रहा है। चुप, खाना खा रहा है ये, इसको जितना खाना मिलेगा, अरे यार प्लांट जितना भी फोटोसिंथेसिस करेगा खुद के ग्रोथ के लिए भी तो यूज करेगा, फिर बचा हुआ जो उसकी बॉडी में स्टोर है वो एलिफेंट को मिलेगा, यानी कि कुछ तो प्लांट ने खुद भी यूज कर लिया ना। तो जो जीपीपी का पार्ट प्लांट ने यूज करा उसको मैं कहूंगी रेस्पिरेशन, तो वो वाला खाना मैं माइनस कर देती हूँ जो प्लांट ने खुद खा लिया इन द फॉर्म ऑफ आर। तो अब जो एलिफेंट को मिलेगा उस खाने का अमाउंट मैं थोड़ा कम बना रही हूँ, दिख रहा है? इसको मैं कहूंगी एनपीपी, है ना? तो एनपीपी क्या होती है, हम जब रेस्पिरेशन को भी माइनस कर लेंगे, राइट? समझ में आई? ग्रॉस का मतलब है जो पूरा आया, नेट का मतलब है जो रेस्पिरेशन माइनस करने के बाद आया, राइट? अब देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम होती है? नो मैम। नहीं, जीपीपी इज मोर देन एनपीपी। जिनको कंफ्यूजन है वो लिख लो कहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो ऐसे लिख लो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऐसा होगा। अरे जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो तो मैक्सिमम अमाउंट है ना, तो उसके बाद जो भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकली, मतलब रेस्पिरेशन तुम माइनस करो, अब रेस्पिरेशन की वैल्यू चाहे 1 है, रेस्पिरेशन की वैल्यू चाहे 100 है, फिर भी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी वो हमेशा ग्रॉस से कम होगी। जितना भी मैंने खाना बनाया वो अगले लेवल पे जाने से पहले मैं कुछ तो खाऊंगी ना, चाहे उस खाने में से मैंने 1 रोटी खाई चाहे मैंने 10 रोटी खाई, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी मैंने कितना खाना बनाया, तो वो तो सबसे ज्यादा हुआ। फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि मैंने उसमें से कितना खा लिया और जो बाकी का बचा, तो चाहे मैं उसमें से एक बुर्की भी खाऊं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ना, वो एक बुर्की भी तो रेस्पिरेशन ही हो गई, राइट? तो जीपीपी मैम, हमेशा एनपीपी से ज्यादा हो गया। व्हाट इफ कि अगर किसी प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम है, लाइक अब उसकी लीव्स या उसकी ब्रांचेस हमने कट करती, तब क्या होगा फिर? तब भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से तो कम ही होगा।
मतलब जीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मतलब एक जीपीपी बनेगा ही नहीं ना फिर देख जीपीपी फोटोसिंथेसिस तो हो रही है ना उसमें, ये कह रहा है ना। नहीं अगर हाँ कैपेसिटी कम है उसकी लाइक चल एज यूजुअल कैपेसिटी कम होगी, चल चल ठीक है, कैपेसिटी कम होगी, उसने कम कम फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया। वो जितना भी कम बनाए थोड़ा तो उसमें से खाएगा ना, थोड़ा तो खुद के लिए यूज करेगा ना अपनी ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट लेवल पे तो कम ही जाएगी, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तब भी कम होगी। समझ आई? यस मैम यार लगता नहीं मेरे समझ आई। अरे यार मैं चाहे 10 रोटी बनाऊं चाहे मैं एक रोटी लाइक बनाऊं। अगर हमने हम्म, सनलाइट को कट कर दिया ब्रांचेस कट कर दी उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी उसकी पहले से कम है फिर क्या हम्म। होगा फिर भी जीपीपी बनेगा ही बनेगा लाइक ये फैक्ट है कि जीपीपी बनेगा तेरा अगर उसको कोई कंज्यूम करे तो डेफिनेटली जीपीपी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ओके मैम हाँ उसने खाना बनाया ना तो जीपीपी आ गया। अगर वो मर गया तो जीपीपी नहीं है, जब तक लिविंग है तो वो कुछ तो कर रहा है ना, तो जीपीपी तो आएगा ही। और एनपीपी हमेशा उससे कम होगा। ठीक है। ओके डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल मतलब लाइक जीपीपी ज्यादा है तो नहीं इनवर्सली हाँ इनवर्सली है, क्यों खराब कर रहा है सबकी मैथ है। तो देखो सेकंड पॉइंट होता है सही, कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में तुम्हें रेस्पिरेशन का रेट माइनस करना ही करना है। ठीक है, तो आंसर बी होगा। सी कैसे नहीं हुआ? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। नहीं, जीपीपी है जो फोटोसिंथेसिस से खाना बना, एनपीपी है जो नेक्स्ट लेवल पे गया। और हमने एनर्जी लॉ में भी पढ़ा था कि कुछ खाना रेस्पिरेशन की लॉस में फॉर्म में चला जाता है। तो याद रखना एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाएगा तो कुछ लॉस होगा। ठीक है, तो ये इक्वल तो नहीं हो सकते, सी आंसर नहीं हो सकता। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी, ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है जीपीपी और एनपीपी के बीच में रिलेशनशिप है। सो आंसर वुड बी डी। समझ आई? यस मैम ए आंसर वुड बी बी, डी नहीं है, ये है बी। मैं भी उल्टा बोल देती हूँ, तुम भी उल्टे पे हाँ बोल देते हो। कोई डाउट किसी को? ये करके बताओ फिर फटाफट। 5 सेकंड, क्योंकि 2 ही मिनट रह गया, हर्ष सर की भी क्लास है ना। ये मुझे अनीश बताएगा। गुड, सही आंसर है। नाइस, वेरी गुड, क्या बात है। सड़ा धड़ाधड़ सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। गुड गुड, अरे तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। ओके, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर समय पे एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना लिविंग मटेरियल है। लिविंग बोल दिया ना मैंने, तो लिविंग के साथ मुझको क्या याद है कि क्रॉप था वर्ड, है ना। और जब किसी डेड मटेरियल की सॉइल की बात कर रही थी तो मैंने स्टेट वर्ड पढ़ा था। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एक लिविंग मटेरियल कितना पड़ा एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। जिसको नहीं पता है वो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट के बीच में डिफरेंस देख लेना। ठीक है, चलो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट, ये बताओ। जल्दी बताओ, टाइम हो गया। हाँ हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। चलो अब अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। ओके, 5 4 3 2 1। बस विजय के बाद कोई आंसर नहीं लूंगी मैं। सबके आंसर सही है। अरे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे आती थी? जो भी खाना किसने बनाया? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ने। कौन होते हैं प्रोड्यूसर? प्लांट प्लांट्स। और फिर उसको किसने खाया? कंज्यूमर कंज्यूमर भी कौन से वाला? प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ वर्ड मेंशन है लेकिन हमें पता है, राइट। तो जो भी कंज्यूमर ने खाया वो उसके पास फूड है। अब कंज्यूमर को जो भी खाएगा उसको मैं क्या बोलूंगी? सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर का खा रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर एक्ट करेगा एज अ फूड फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। अब यहीं से ये वर्ड आएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने जो खाना बनाया उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते थे। जब हमने प्राइमरी और प्रोडक्टिविटी करी है ना, ये पहला लेक्चर है इकोसिस्टम का। जिसको नहीं याद है एक बार पहला लेक्चर रिविजिट करना नोट्स में, तुमको वहाँ पे ये 4th 5th स्लाइड में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। चलो बाकी के क्वेश्चन मैं एक बार अपलोड कर दूंगी, तो जहाँ से नोट्स मिलते हैं ना वहाँ से देख लेना। किसी को कोई डाउट? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे?